नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो हम यहां पर लेकर के आए हैं PAT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस। मतलब आपको इस बात से ये यहाँ पर आइडिया लगेगा कि किस तरीके के प्रश्न हमसे लास्ट ईयर पूछे गए थे और हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। एक जो डर हमारे दिमाग में बना हुआ होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सोल्व करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बेटा आपका अपना MGCI परिवार प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज लेकर के आया है। और उसी कड़ी में मैं आपको लास्ट ईयर के बायोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ बेटा। और इसी के साथ हमें बायोलॉजी के कौन से टॉपिक से ज़्यादा कवर करना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी बातों की जानकारी देने वाला हूँ। चलिए हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बात कही गई है कि एपोमिक्सिस में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है ना। हमें बोला है टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन एपोमिक्सिस। तो आपको अगर मैं एक बात ये कहूँ बेटा, सबसे पहली बात जो एपोमिक्सिस है, कौन है एपोमिक्सिस। इस एपोमिक्सिस के अगर बात को समझें हम तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, मतलब अलिंगिक जनन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? अलिंगिक जनन का। और अलिंगिक जनन की अगर हम बात को समझें तो अलिंगिक जनन में हमेशा समसूत्री विभाजन से संबंधित विभाजन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। बोलो क्लियर है ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पादप प्रजनन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं और उनमें से हमको चयन करना है बेटा कि कौन पादप प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे, सबसे पहले हमें बोला है पादप प्रजनन से संबंधित नहीं है, उसके बारे में खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, रोग प्रतिरोधक पौधे देता है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात को समझें कि रोग प्रतिरोधक पौधे हमें मिलते हैं किससे? प्लांट ब्रीडिंग से, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी बात बोलिए, पौधों की प्रजातियों का उद्देश्यपूर्ण हेरफेर, मतलब प्योर फुल पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब यहाँ पर हम जिस तरीके की स्पीसीज चाहते हैं उस तरीके की स्पीसीज हमें मिलती है। जी बिल्कुल मिलती है। दूसरी बात बोलिए, फसलों की उपज बढ़ाने में मदद मिलती है। बिल्कुल, हम प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव में ये भी देखते हैं कि उपज बढ़ना चाहिए या हाई यील्डिंग वैरायटी प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये जो तीन स्टेटमेंट है ये तो करेक्टली हमारे प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहे हैं। लेकिन ये जो चौथा हमारे पास ऑप्शन है जिसको बोला है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर उनका कहना है कि पादप प्रजनन जो करना चाहते हैं वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम पादप प्रजनन करते ही इसलिए है ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स का जो सामना किसान करता है उन सभी समस्याओं का समाधान हो सके। अगला प्रश्न है हमारे लिए, लेसिथिन पाया जाता है। लेसिथिन की अगर हम बात को समझे बेटा, तो जिस तरीके से कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली में लिपिड की अगर बात को समझें तो लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोले थे? लिपोप्रोटीन। और उसी लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड का एक प्रकार होता है जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर लेसिथिन। और ये लेसिथिन हमको कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमको मिलेगा बेटा सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली में देखने को मिलेगा। अगली बात हम देखें तो हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका को चिपचिपा चरित्र प्रदान करता है? तो यहाँ पर अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें बेटा, है ना, एक जीवाणु कोशिका की अगर बात को समझें तो एक जीवाणु कोशिका के बारे में हमको कुछ बातें यहाँ पर कही गई है और उन बातों को समझना। सबसे पहली बात, अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें तो
तो इस बैक्टीरियल सेल में हमको इसकी सरफेस पर कुछ यहाँ पर रोम के जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिनको हमने फिम्बरी कहा था, अगर आपको याद हो तो। इसी फिम्बरी के बीच बीच में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर लिपिड की एक परत दिखाई दी थी, और इस लिपिड की परत की अगर बात को समझें तो इस लिपिड की परत को ही हमने क्या नाम दिया था बेटा? तो हमने नाम दिया था इसको ग्लाइकोकेलिक्स। क्या नाम दिया था बेटा? ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स का अगर हम काम देखें कि ग्लाइकोकेलिक्स का फंक्शन क्या होता है, तो ग्लाइकोकेलिक्स बाहर से आने वाली चीज़ों को इस सेल के अंदर इंटर होने से रोकेगी। मतलब जो हानिकारक चीज़ें होती है, जो इनके अंदर नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीज़ों से सुरक्षा करने के लिए इनकी सरफेस पे हमको क्या दिखाई देता है? तो ग्लाइकोकेलिक्स दिखाई देता है, जो बैक्टीरिया सेल के ऊपर एक चिपचिपा सा हमको लेयर दिखाई देता है। अगली बात देखें हम, पवन परागण, मतलब यहाँ पर हमको बात बोली है वाइंड पोलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली टाइप का पोलिनेशन। तो एनिमोफिली टाइप का जो पोलिनेशन है ये हमको किस में देखने को मिलेगा? ग्रासेस में। ग्रासेस में अगर हम बात को समझें तो हमको किस तरीके का पोलिनेशन मिलेगा? तो एनिमोफिली टाइप का पोलिनेशन मिलेगा। ऑर्किड की अगर हम बात करें तो ऑर्किड में बर्ड से होता है। लेग्यूम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बीटल से होता है। और लिली की अगर बात करें तो यहाँ पर वाटर से पोलिनेशन होता है। बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर? अगली बात अगर हम देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्या बोला है उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू बेसिक फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर बेसिक फेजेस की अगर बात को समझे हम, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में एक बात बताई थी बेटा, कि जो सेल साइकिल होता है, कौन होता है? सेल साइकिल। इस सेल साइकिल की अगर बात को समझें तो इस सेल साइकिल में ये जो रीजन हमने यहाँ पर मार्क किया है, इस रीजन की अगर बात को समझें तो ये जो रीजन मैंने मार्क किया है, ये पूरा रीजन किसका है? तो ये पूरा रीजन है बेटा इंटरफेस का। मतलब अगर हम किसी सेल साइकिल की बात को समझें, किसकी बात करें? सेल साइकिल। सेल साइकिल जिसको हम बोलते हैं कोशिका चक्र। क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। हमको बोला गया है कि ये जो कोशिका चक्र होता है ये दो फेज में कंप्लीट होता है। पहली इसकी सबसे बेसिक फेज होती है इंटरफेज, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रिपरेटरी फेज, मतलब तैयारी की अवस्था। कौन सी अवस्था? तैयारी की। इस फेज में सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करेगी, मतलब विभाजन के लिए तैयार करेगी। और दूसरी इसकी फेज होती है जिसको हम बोलते हैं एम फेज, और इस एम फेज को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो डिवीज़न फेज। मतलब यहाँ पर कोशिका डिवीज़न से रिलेटेड काम करने वाली है, मतलब विभाजन से संबंधित कार्य करने वाली है। अब इस पूरी फेज को हमने यहाँ पर जो नाम दिया है, क्या नाम दे दिया है? इंटरफेज। देन इंटरफेज की अगर बात को समझें तो ये इंटरफेज जो होती है इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। 3 पार्ट्स की अगर हम बात को समझें तो G1, S और G2। बोलो डन। जिसमें से हमने इनको बोला था प्री सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज, है ना? 3 फेज थी। इनका करेक्ट सीक्वेंस अगर देखें तो G1, S एंड G2, देन क्या स्टार्ट हो जाएगी? M। बोलो क्लियर है? यहीं पर कभी कभी ये जो सेल होती है G1 फेज से डीएक्टिवेट कंडीशन में चली जाती है, जिसको हम G0 फेज बोलते हैं। यहाँ पर सेल कुछ भी नहीं करती है, जिसको हमने क्विसेंट फेज के नाम से भी जाना था, शांत अवस्था। क्या बोल दिया था इसको? शांत अवस्था। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो बेसिक फेजेस की बात हमसे पूछी है कि बेसिक फेज कौन कौन सी होती है, तो इंटरफेज और एम फेज। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होने वाला है। क्लियर? अगली बात अगर हम देखें तो हमें क्या बोला है? एक फूल से परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पे या उसी प्रजाति के एक अलग पौधे के वर्तिकाग्र पे ले जाया जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा। यहाँ पर उसने हमसे 2 बातें कर दी है। अगर वो एक ही पौधे के एक पुष्प और एक ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प की, मतलब यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, उन कंडीशंस को समझना। जैसे मान लो, सपोज करो
कि हमने ये एक प्लांट बनाया है जिसमें फ्लावर लगे हैं, जिसको हमने ए बोल दिया। दूसरा हमने प्लांट बनाया है जिसके ऊपर फ्लावर लगे, जिसको हमने बी बोल दिया है। अब हमने ये कहा है कि अगर इसी प्लांट के इसी एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर और उसी का पोलन ग्रेन उसी में वापस चला गया, मतलब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तो इस कंडीशन को हम ऑटोगेमी कहते हैं, जो कि एक स्वपरागण का प्रकार है। दूसरी कंडीशन, पौधा एक ही है लेकिन एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में हो जाएगा, तो इस बात को हमने बोल दिया था गिटनोगेमी, जो भी एक तरीके का क्या है, तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को हमने स्वपरागण कहा है। लेकिन यहाँ पर उसने जो थोड़ी सी हमारे प्रश्न में मिस्टेक की है, उसने बोला है कि पौधा एक ही हो या फिर उसी जाति का कोई दूसरा पौधा हो जाए। तो भैया जब दूसरा पौधा हो जाएगा तो वो बात परपरागण में चली जाएगी। मतलब यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन में आपको बता रहा हूँ समझना, जैसे मान लो ये एक प्लांट है बेटा और ये दूसरा प्लांट है। इन दोनों प्लांट की अगर हम बात को समझें तो इन दोनों प्लांट में उनका कहने का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन एक ए से लेकर के बी पे चले गए हैं, और जब दो अलग अलग पौधों के मध्य परागकण की हेर फेर होती है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोल देते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, मतलब पर परागण कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको एक और टर्म दी जाती है जीनोगेमी। क्या बोल देते हैं इसको? जीनोगेमी। बोलो क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उसने यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हम इसको सेल्फ पोलिनेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ तक की। ठीक है, अगर हम यहाँ से इतने स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये बात चली जाएगी पर परागण में। क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन की अगर हम बात को समझें तो हमें बोला है बेहतर गुणवत्ता के लिए जो पादप प्रजनन किया जाता है, मतलब हमको केवल और केवल जो फूड मटेरियल है या क्रॉप्स है उनकी क्वालिटीज़ इंप्रूव करना है। तो केवल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो हम ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अगली बात बोलिए हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। हैप्लॉइड प्लांट्स की अगर हम बात को समझें तो जब भी आप पोलन कल्चर करोगे तो पोलन ग्रेन का कल्चरिंग कराओगे तो आपको हैप्लॉइड प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर लेते हैं पोलन सेक वॉल, आपने कल्चर में क्या यूज किया है? पोलन सेक वॉल, मतलब परागकोश की भित्ति। आपने क्या ली बेटा? परागकोश की भित्ति। तो इस कंडीशन में आपको जो पौधे मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं डिप्लॉइड प्लांट। कैसे प्लांट मिल जाएंगे आपको? डिप्लॉइड प्लांट्स, मतलब हम बोल सकते हैं द्विगुणित पौधे। इस तरीके से हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, कि कब डिप्लॉइड प्लांट मिलेंगे और कब हैप्लॉइड मिलेंगे। केवल पोलन ग्रेन की बात करोगे तो हैप्लॉइड प्लांट, लेकिन पोलन सेक वॉल की बात हो जाएगी तो डिप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन के माध्यम से आनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब बोला है द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस विथ इन जीन्स। मतलब जो जीन्स के सीक्वेंस है उन जीन के सीक्वेंस में ही क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, और जीन के अंदर जब चेंजेस देखने को मिलता है तो उनके सीक्वेंस में जो परिवर्तन का कारण बनता है वो परिवर्तन का कारण बनता है उत्परिवर्तन। जीन के अंदर अगर परिवर्तन देखने को मिलता है बेटा तो उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अगली बात बोली है कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, मतलब किसी कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है तो न्यूक्लियस को हम किसी भी कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वंशानुगत चरित्र के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब यहाँ पर उन्होंने हमको जो डेफिनेशन दी है वो दी है जेनेटिक्स की। अब जेनेटिक्स के अगर हम बात को समझें तो जेनेटिक्स में दो चीज़ों की बात हमको याद रखना है। एक होता है हेरिडिटी।
हेरेडिटी। और दूसरी बात होती है यहाँ पर हमको जो बात बोली है जेनेटिक्स। अब दोनों का अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो हेरेडिटी का मतलब होता है केवल आनुवांशिक लक्षण, केवल आनुवांशिक लक्षण का स्थानांतरण। मतलब यहां पर अगर हम बात को समझें तो हमें एक बात यह कही गई है, ओनली जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ओनली जेनेटिक कैरेक्टर। तो इस बात को तो हम क्या बोल देंगे, हेरेडिटी। लेकिन जेनेटिक्स क्या होती है, तो जेनेटिक्स में हम दो चीज़ों का यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक बात हम ये देखते हैं यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हेरेडिटी, या हम यूँ बोल सकते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम हेरेडिटी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड दूसरी बात अगर हम देखें तो वेरिएशन, क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। मतलब जो कैरेक्टर जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर चेंजेस क्या आ रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर हमने बात कही है इनहेरिटेंस, जिसको हमने बोला है वंशागति, हिंदी में क्या बोल दिया, वंशागति। और ये वेरिएशन मतलब जिसको हमने बोला है विभिन्नता। जब हमने ये देखा कि कैरेक्टर तो जा रहे हैं और जनरेशन के अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, जब इन दोनों की बात होती है तो उसको हम फिर क्या कंसीडर करते हैं, जेनेटिक्स। लेकिन केवल और केवल जेनेटिक कैरेक्टर्स का ही ट्रांसफर हो रहा है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हेरेडिटी। डन। अगली बात अगर देखें हम तो हमें बोला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से संतान में लक्षणों का जो ट्रांसफर, मतलब हमको बोला है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर है केवल उनके ट्रांसफर की बात चल रही है, तो उनके ट्रांसफर की बात को हमने क्या बोला गया है, हेरेडिटी, मतलब वंशागति। अगली बात है निम्नलिखित में से किस चरित्र पर मेंडल ने अपने प्रयोग में विचार नहीं किया था। मतलब मेंडल ने जो बेटा अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किस कैरेक्टर पर उन्होंने कुछ भी मतलब सोचा तक नहीं था। तो देखो उन्होंने पहला हमको बोला है पोड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, मतलब फूली हुई और संकुचित फली, इसके बारे में तो बिल्कुल सोचा था। सीड ग्रीन कलर का होगा या येलो कलर का होगा, ये भी बात सोची थी। प्लांट ड्वार्फ होगा या टॉल होगा, ये बात भी सोची थी। लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो ट्राइकोम से स्टेम के ऊपर वो ग्लैंडुलर है कि नॉन ग्लैंडुलर है, इसके बारे में हमने कोई यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया था। मतलब इस कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे तो उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए थे, उन 7 कैरेक्टर में से ये 3 कैरेक्टर तो हमारे बैठ रहे हैं, पूरे 7 कैरेक्टर हमने जो देखे थे, है ना। लेकिन ये कैरेक्टर हमने कहीं से कहीं तक देखा नहीं है, मतलब उन्होंने इस पे काम नहीं किया था, इसीलिए कहीं ना कहीं कैरेक्टर हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ट्राइकोम्स, जो कि ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर हो सकते हैं। अगली बात बोली है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिसाइडेड इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय पादप प्रजनन प्रथाएं में शामिल नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें, जो पादप प्रजनन की मतलब विधि है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स है, उसमें कभी भी हम मोलिकुलर बायोलॉजी को कंसिडर नहीं करते हैं। अगली बात अगर देखें, बोला है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किस पे लागू होता है, तो क्या वो मवेशियों की रोआन कोट के रंग पे लागू होता है, या मटर में बीज का रंग पे लागू होता है, या मटर में स्टार्च या अनाज के आकार पे लागू होता है, या मिराबिलिस जलापा में फूलों के रंग के लिए लागू होता है। तो समझना ये जो ऑप्शन बी है ना, जिस पे मेंडल भाई साहब ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और इसी मटर के पौधे को समझाने के लिए तो उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का जो नियम है वो मटर से ही संबंधित। लेकिन अगर हम इस मिराबिलिस जलापा की बात करें ना, तो ये किससे कम संबंधित हो जाएगा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किससे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब हम बोल सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता।
किससे संबंधित है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है, पौधे से अपने को थोड़ा संबंधित करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, मेंडल का दूसरा नियम क्या है, सभी को पता ही है बेटा, है ना, क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, या फिर सेग्रीगेशन है, या डोमिनेंस है, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लॉ ऑफ क्या बोल दिया हमने, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये सेकंड लॉ है मेंडल का। अगली बात अगर देखें तो क्या बोला है, एनिमोफिली टाइप का पोलिनेशन पाया जाता है। एनिमोफिली टाइप का पोलिनेशन आपको देखने को मिलेगा कोकोनट में। कोकोनट में एक इंसेक्ट होता है जिसको बोला जाता है राइनोसोरस बीटल। राइनोसोरस जो बीटल होता है इसके द्वारा कोकोनट में पोलिनेशन होता है। जबकि बोटल ब्रश की अगर बात को समझें तो इसमें ऑर्निथोफिली टाइप का पोलिनेशन होता है, मतलब बर्ड्स के थ्रू होता है। वेलिस्नेरिया में तो आपको पता ही है हाइड्रोफिली टाइप का पोलिनेशन होता है बेटा, मतलब पानी के द्वारा होगा। साल्विया की अगर बात को समझे तो यहाँ पर एंटोमोफिली टाइप का पोलिनेशन होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि कीटों के माध्यम से परपरागण होगा यहाँ पर। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक क्या है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, तो सोमेटिक सेल्स होती है ना बेटा, उन सोमेटिक सेल्स के एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हम करवाते हैं। और सोमेटिक सेल्स तो आप सभी समझते हैं, मैं बताया भी हूँ। सोमेटिक सेल्स मतलब पूरी बॉडी की सेल्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उनको छोड़ के शरीर की सारी सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, सोमेटिक सेल। और उनकी कल्चरिंग जो होती है वही हम माइक्रो प्रोपोगेशन में यूज करते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या बोला है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डन। अगली बात अगर देखें, अगला प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम क्या है। तो सबसे बाहर की तरफ आप किसी कोशिका को देखोगे, किसी सेल को देखोगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। डन। उसके अलावा अगर बात करें, अगर ऑप्शनल बेस पे अगर हम बात को समझें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस में होती है अंदर की तरफ। फिर हम बात करें साइटोप्लाज्म, तो ये भी अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के बेस पे अगर देखें तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ कौन होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगली बात बोलिए, कायिक संकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू। यहाँ पर जब हम कायिक संकरण करवाएंगे तो कायिक संकरण के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो कायिक संकरण के माध्यम से हम प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम आसानी से करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात को समझे तो ये तमिलनाडु में है। क्लियर। अगली बात बोली है, निम्न में से कौन तना शाखाओं में बंटने का प्रारंभिक चरण है। तो यहाँ पर एक्सोजिनस टाइप के जो ब्रांचेस होती है ये यहाँ पर शाखाओं में बंटने का कैसा चरण है, प्रारंभिक चरण। अगली बात बोलिए, परागकणों के अंतःकण से बना होता है। मतलब यहाँ पर हमको बोली गई है बात कि जो पोलन ग्रेन होता है उसकी सबसे आंतरिक भित्ति, मतलब यहाँ पे उसने वर्ड दिया इंटाइन। इंटाइन काहे की बनी होती है, तो इंटाइन काहे की बनी होती है, तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें पोलन ग्रेन की, ठीक है, ये पोलन ग्रेन हो गया। इस पोलन ग्रेन की अगर बात को समझें तो इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है ना, बाकी न्यूक्लियस किधर की तरफ हो गए हैं, नीचे की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो हमें बोला है कि ये तो इसकी आंतरिक परत हो गई है जिसको हमने बोला है इंटाइन। क्या बोल दिया है, इंटाइन, जो कि काहे की बनी होती है, तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। काहे की बनी है, तो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। लेकिन इसके बाहर की तरफ अगर हम बात को समझें तो ये बाहर की तरफ जो इसकी वॉल होती है, ये बाहर की तरफ वाली जो वॉल होती है बेटा, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। काहे की बनी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन की, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, जिसको हमने बोला है एक्साइन।
जो काई की बनी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन की, काई की बनी है स्पोरोपोलेनिन की। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि क्या है? तो जब भी हम पादप प्रजनन की फास्टेस्ट मेथड की बात करते हैं तो म्यूटेशन है ना। म्यूटेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगली बात बोलिए, हरिकात की फसल सेजवानिया रोस्टाटा एक तना नोडिंग फोटोपीरियोडिक संवेदनशील फसल है। इसको दूर करने के लिए बीआरसी मुंबई ने एक कौन सी उत्परिवर्तित किस्म विकसित की है? तो यहाँ पर टीएसआर फर्स्ट जो नाम की किस्म है, जो कि सेजवानिया रोस्टाटा की किस्म है। और इसके अगर हम बात को समझें तो स्टेम जो होता है इसका, उसके ऊपर भी अपने को नोड्यूल्स दिखाई देगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नोड्यूल्स होती है। बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।